हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित लेखा चित्र का रजिया एक अध्याय है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रजिया। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हेकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी के कोड़ाई, बाह भर के बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकती हुई कुछ बालों को संभालने की परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो गई जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। वो मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने के रास्ते से तोंदा कर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल में आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी को छठ के पके ठेकुए लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ, खाना मत छू देना। और इसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रंग रूप की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती में मेरी और मुझे मैले पेटिए की भी अधिक नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई घोड़ी उठा के ले गया था कि गांव में एक लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता, माँ चली बसी थी, इसलिए कि इस एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगा कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु ना उनकी यह वेशभूषा, ना यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भर भों की कमीज भी कहाँ उन्हें कभी पहने हुए देखा। और गोरे चेहरे तो मिले ही, किंतु इनकी आंखों में जो एक अजीब किस्म की नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी तो कुछ निराली जरूर। तभी तो उसे एक घूरने में एकटक घूरने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ। उसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों की खोचियाँ लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन की चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहु बेटियों उसे घेरे हुए थी। मुंह के भाव साफ करती और हाथ में खरीदारियों के हाथ में चूड़ियाँ बढ़ाती। वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता तो चूड़ियों की खांची धोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलग उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचाने से ही छू जाता है। जब तक माँ अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी और पैर तो वही बांध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं, किंतु अपनी माँ से आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु उसका सब जवाब नाम ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल का जो लट हिल हिल उठते, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उनकी माँ ने खरीदारनी की तलाश में अब मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह हाथ धोकर अब उसके निकट था, तो जब वह चली, जैसे उसकी डोर से बांधा थोड़ी दूर तक खिसकता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ानियों के मुंह पर खेलने वाली अजीब अस्त्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, ओ बबुआ जी, रजिया से विवाह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखावित होती मुस्कुराहट में कहा,
क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। विवाह एक मुसलमानी से? अब रजिया की माँ उठ ठट्ठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों पर लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चुड़ाई वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय ही उसमें अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तक आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, पढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे और मुलायम नई बहुओं की वही राय थी। वे इसी के हाथ की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदार ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ परलब हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है क्या? शहरों में ऐसी बालियाँ पहनी जाती हैं। मेरी माँ शहर से ही चूड़ियाँ लाती हैं, मैंने कहा है। वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरह रहते हैं वहाँ, क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत भी वो भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने से पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसे चौकन्नी हो जाती कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी, मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजियो, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उनके दोनों गाल लाल हो गए हैं और वह नीली आंखों के कोने मुझे सलर से लगे। मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों को नोक ताने रहती है। रजिया बढ़ती गई, बच्ची की किशोरी हुई और अब जवानी में फूल उसके शरीर पे खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ के एकमात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिल में कसकसाहट है। जब वह बहनों की चूड़ियाँ पहनाती है, कितने भाई तमाशे देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों बहनों की प्रीति स्वभाव या रजिया की प्रीत का अगाध आकर्षण वहाँ लाता है उन्हें। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती है, पतिदेव दूर से खड़े कनखियों से देखते होते हैं, क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों को या उन कलाइयों की क्रीड़ा करते हुए रजिया की पतली उंगलियों को। और जैसे रजिया को उसमें रस मिलता है, पतियों में चुहले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ा महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक ना जाए। पतिदेव भागते हैं, भवेश खिलखिलाती है, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वह पेशे अपने में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती है। चुड़ाइन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगे चूड़ियाँ हो, सस्ती, टिकाऊ, ठटके फैशन के, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ानियों के स्वभाव, श्रृंगार, रंग रूप, नजोदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके। जबकि जेब में चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं, सकल चुड़ाहीन व यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता है, इमारत शानदार भी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्बल होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके
पीछे एक नौजवान चूड़ियों के खांचे सिर पर लिए हैं। मुझे देखते वह सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है। किंतु तो वह अनजान सा पूछ ही लिया, इसे मंजूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बेहसी बोली, यह मेरा खाविंद है मालिक। खाविंद? बचपन से उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में कह दिया था। न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरे पेशानी पर उस दिन सिकन जरूर उठ गए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी उसका खाविंद बनूं, मेरी रानी का सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने। उस दिन रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन की कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूँगी वह लूँगी, और ये मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। यह भी टपाता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्टा मारकर हंसी और दौड़कर हसन में लिपट गई। ओहो मेरा राजा, कुछ दूसरा ना संभालना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह वह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह छटके आई, फिर किस तरह शादी हुई, और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा शहर आंगन हंसी से भर गया था, और उसी हंसी में रजिया के कानों की बालियां में अजीब चमक भरती थी। मुझे ऐसा ही लगा था जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। वह अचानक बात तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर ही रहता था। कभी एक आध दिनों के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। इस तरह की जिम्मेवारियां, तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था तो कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भस्ती की तरह। यूँ तो लोग समझते हैं कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों ना इतने अतवार थे ना इतने संपादक, इसीलिए मेरी बड़ी कदर है, यह मैं जानता। जब कभी दफ्तर से निकलता देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रतिष्ठित पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे और कुछ चुगली चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू यह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है चौक पर। मैं चौक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरा पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सीट पिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे थे, और उस बच्चे की उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रूपानी फिजा में किसी को किसी और देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उसके पूरा वह पीपल के पेड़ हैं। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ एक स्त्री बढ़ी आ रही है, और निकट पहुंचकर कह उठी, सलाम मालिक। धक सा लगा, किंतु पहचानने में देर नहीं लगी। उसने जय ही सिर उठाया। चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुफल करने आई हूँ मालिक। अब तो नई किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाह की चूड़ियों कहाँ किसी को भाती है। ये लोग नई चूड़ियाँ, साज सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ, पाउडर क्लिप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया जमाने दुल्हनों में नए नए मिजाज।
फिर जरा सा रुककर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं मालिक? मैं तो अक्सर आया करती हूँ, और जब तक मैं पूछूं कि अकेली हो या किसी, एक अवश्य आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा और मुस्टैंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उनकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुगल। इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं कौन हूँ। कोई देख तो ना ले, किंतु यह फुर्सत दे तब ना। जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भर पेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया, किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव हैं जहां हिंदू मुसलमानों के हाथ का सौदा नहीं खरीदते। अब हिंदू चुड़ैनियों हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसीलिए रजिया ऐसे खानदानी पैसे वालों की बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह बड़ी खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में से वह पागलपन नहीं जो मेरी रानी के सिवा रजिया को किसी दूसरे के हाथ में चूड़ियाँ लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ तो वह भी पूछने लगी, मेरा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पेशोबार में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन के से वह लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर है शहर। यूं हसन ने हंसते हुए उससे वहीं छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इनका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वही दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से उन्हें पहना दीजिएगा। वह खिलखिला पड़ी, और जब मैं कहा अब उस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, खाक है मालिक, खाक है मालिक, खाक। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठहाकर हंस पड़ी, इतनी जोर से कि मैं चौंक कर आगे की तरफ चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहाँ न ले जाए, जिस ओघट घाट पर न खड़ा कर दे, जिस नाक में पेट्रोल के धुएं का गंध, कान में सोया सोया की आवाज़, चेहरे पे गुद कुमार की अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना में अभिभूत हो गया। वह रजिया का गांव है। यहाँ रजिया रहती थी, किंतु क्या मैं आज यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चुड़ैन रहती है या नहीं? हसन का नाम लेने में भी मुझे शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरा जय जयकार हो रहा था। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने ही बड़भागी समझेगा। जिनसे 2 बातें कर लूँ वह स्वयं चर्चा का एक भी नहीं बन पा जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बात कर रहा था का यूं ही कल्पना की पहाड़ पर खड़े हो कर एक आने वाले स्वर्ग युग का संदेश लोगों को सुना रहा था, किंतु दिमाग में कुछ और गुस्तियाँ उजली थी। जीप अभ्यासवश का एक काम किए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों की कोई तत्परता न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी बाधा क्या डाली जा सकती थी कि अचानक लो यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया या वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे बालियां, गोरे चेहरे पर वे नीली आंखें, वहीं भर बाह में कमीज, वे ही कुछ लेटे जिन्हें समझाती पड़ी आ रही है। बीच में 40-35 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा? दिन में सपना। वह आती है गब्बर ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं,
नेताजी, आज आपकी कलाई खुलकर रही नहीं, यह सपना है, कानों में सुनाई पड़ा। मैं एक कह रहा था, कैसी शौक लड़की, और दूसरा बोलता है, ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमारी पड़ी है। आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पोता चिक्कन ठुठर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानाथ की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। वह बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादी का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में, हुबहू रजिया, दूसरी रजिया। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े आंगन में पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी से मैले कुचले कपड़े के सामने, मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को ही भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और अब जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उनकी दोनों पतोहियाँ उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने खड़ी रजिया थी, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे में एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उनके चेहरे में मकर जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली की बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी हुई नीली आंखें जो कटोरों से थम सी गई थी, और अरे चमक उठी थी आज फिर से चांदी की बालियाँ, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक पर चमक रही थी। वह लटे, उन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया था। इसी के साथ हमारा रजिया समाप्त होता है चैप्टर।